गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बेस के दांत, जिनका लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी है। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। कहानी बहुत अच्छा है, इन्हें आप ध्यान से देखिए और सब समझ में आ जाएगा। इसमें 3-4 ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की जाती है। एक सेन साहब और एक उनकी पत्नी और मदन के पिता गिरधर लाल और उनकी मम्मी और एक और है कासू। इन सभी का बहुत से चर्चाएं इसमें हैं और जो सबसे प्रभावशाली चरित्र है वो मदन का है। इसमें समझते हैं पढ़ करके कि इसमें मदन का कैसा चरित्र और किस प्रकार से सबसे अधिक प्रभावशाली है और क्यों है, ये सारा इसमें क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप अगर इसे गौर से समझने की प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। और एक बात, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। अगर आप इतना करते हैं, सब्सक्राइब हमें पुरता है, तो हम ज़रूर लाइव भी आएंगे और लाइव आकर के हम आपको बताएंगे, समझाएंगे। अभी बस ऐसे ही चलने दीजिए और आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमकती हुई एस्ट्रिमल एंड, कार का नाम है एस्ट्रिमल एंड, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब की इस कार पर नाज है। सेन साहब को इस कार पर नाज है। दोस्तों, ये सेन साहब की एक नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है और गाड़ी जो है वह काली चमकती हुई है और जैसे मत एस्टिमल इन इनका नाम है, जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब को इस कार पर नाज है। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 रुपये में आई है। बिल्कुल नया मॉडल और कितने में? 7,500 रुपये में आई है, ली है सेन साहब ने। काला रंग, चमक ऐसी कि अपना मुंह देख लो। उनकी इतना ऐसे चमक है कि आप चाहो तो उसमें उनके शीशे में मुंह देख सकते हो। शीशे या हम गाड़ी की किसी भी एरिया पे उनका अपना क्षेत्र मुंह देख सकते हो आसानी से। ठीक है, कहीं पर एक धब्बा दिख जाए तो किन्नर और सोफर की सामत ही समझो। जो काम करने वाले हैं, जो ड्राइवर हैं, अगर कहीं एक धब्बा भी दिख जाए तो समझिए कि उन पर एक तरह का सामत ही आ जाता है। सामत ही समझो। अब सामत का अर्थ हम आपको क्या समझाएं? हम ये कह सकते हैं उन पर आफत। ठीक है, तो मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखी गाड़ी के पास फटकने न पाए। खोखा यानी लड़का को और खोखी वो अपनी लड़की के बारे में बताना चाहते हैं। तो मेम का सख्त ताकीद है, हिदायत है कि कोई गाड़ी के पास नहीं जाएगा। ठीक है, फटकने न पाए। लड़कियां तो पांचों बड़ी सुशील है, पांच ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है। दोस्तों, सेन साहब की जो लड़कियां हैं वो 5 लड़की है और पांचों बड़ी सुशील है। 5 ठहरी और सो भी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत ही है। मिस्टर और मिसेस सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए यह सिखाया हो या नहीं,
क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसकी उन्हें ऐसी तालीम दी कि बस लड़कियां क्या हैं, कठपुतलियां हैं। मतलब सेन और मिसेज सेन और मिसेज सेन और मिस्टर सेन दोनों ने लड़कियों को क्या करना चाहिए इनके बारे में बताया हो, नहीं बताया अलग बात है, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उनके बारे में पूरा जानकारी, पूरी मस्त से उनको तालीम दी गई थी। बस एक प्रकार से तो लड़कियां क्या है, लेखक कहता है लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। और उनके माता पिता को इस बात का गर्व है कि वे कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं है। वे दौड़ती है और खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त। और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि ये बातें उनकी सेहत के लिए जरूरी हैं, वे ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी के तरीकाएं भी उनसे सीखना चाहे तो सीख ले, सीखना चाहे तो सीख ले। पर उन्हें खिलखिलाकर किलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती रस्क के साथ अपने शरारती बच्चों से खींच कर कहते हैं, जो सेन साहब के यहाँ लोग आते हैं वो अपने बच्चे से परेशान होकर के कहते हैं कि एक तुम लोग हो और मिसेज सेन की लड़कियां हैं। अबे फूल का गमला तोड़ने के लिए बना है, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी नहीं तो रह सकता, तुम लोग के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। जो जहां तक सेन परिवार की लड़कियां का सवाल है, उसने मोटर की चमक दमक को कोई खास खतरा नहीं था, लेकिन खोखा भी तो था, खोखा भी तो है। खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुकात किसी हालात में मानने को तैयार हो। और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते, लेकिन मानने लगे कि बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का अब अभिवर्वाह तब जाकर हुआ था जब उसकी कोई उम्मीद दोनों को बाकी न रह गई थी। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता है, लड़कियां से नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लड़कियां को क्या करना चाहिए उनके बारे में पता नहीं दिया कि नहीं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उनके बारे में पूरी तालीम दी गई थी। ठीक है, उनके लिए अलग नियम था, वो कहाँ जाएगा कहाँ क्या करेगा उनके लिए अलग हिदायत दी थी। लेकिन खोखा के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए खोखा से ही मोटर कार को खतरा हो सकता था। ठीक है, बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये सभी पांचों सेन और मिसेस सेन की लड़कियां का नाम है। पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, दूसरी कहने का मतलब अलग शिक्षा थी। ठीक है, फिर से बात ऐसी थी कि सीमा, रजनी और आलो, शेफाली, आरती पांचों हुई तो उनके लिए घर में अलग नियम थे, दूसरी तरह की शिक्षा थी, और खोखा के लिए अलग, और दूसरी कहने का मतलब कहने के लिए तो हम ये भी कह सकते कहने के लिए तो सेनों का कहना था
सेनो मतलब सेनो का तो कहना था कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा जो ठहरा उसे तो इंजीनियर होना है। अभी से उसमें इसके लक्षण दिखाई पड़ते थे, इसलिए ट्रेनिंग भी उसे वैसी ही दी जा रही थी। बात यह है कि खोखा दुर्दलित स्वभाव के अनुसार ही सेनो के सिद्धांतों को भी बदल लिया था। अक्सर ऐसी बात होता है कि सेन परिवार के दोस्त आते हैं और भड़कीले ड्राइंग रूम में बैठते हैं और बातचीत के लिए विषय का अभाव होने पर चर्चा निकल पड़ती है कि किसका लड़का क्या करेगा। तब सेन साहब बड़ी मौलिकता और दूर संदेशी के साथ फरमाते हैं कि वह तो अपने लड़के को अपने ढंग से ट्रेन करेंगे क्या कर रहे हैं। आजकल की पढ़ाई लिखाई तो फिजूल है, वह तो उसे अपनी तरह बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते हैं। अब देखिए ना, सेन साहब कहते हैं, खोखा 5 साल का हो रहा है, लोग कहते हैं इसे किंड ग्रांटर स्कूल में भेज दो, लेकिन मैंने अभी ये इंतज़ाम किया है कि कारखाने का बड़ई मिस्त्री 1 घंटे के लिए आकर उसके साथ कुछ ठोक पीट किया करें। इससे बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों से वाकिफ हो जाएगी। हिंदुस्तानी लोग यही समझते नहीं, यानी यही नहीं समझते कि बच्चे को शुरुआती से जो करना चाहिए उसी को करवाना शुरू कर देना चाहिए। कहने का अर्थ ये कि जो हिंदुस्तानी है वो अपने मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेन साहब है वो अपने आप के यहाँ के लोग से अलग दिखाने का प्रयास करता है और कहता है कि हम और से अलग हैं। हम अपने बच्चे को क्या करेंगे, वह तो ऐसे लड़का जाना नहीं चाहता पढ़ने के लिए और पढ़ना नहीं चाहता, तो हम उनको क्या बनना चाहिए, बस यही कि वो लगा दिया कि हम अपने बच्चे को क्या करते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, अपने तरफ बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं और अपने जो उनके यहाँ जो काम करने वाले बड़े ही मिस्त्री है उनको कहता है कि 2-1 घंटे उनके साथ ठोक पीट कर लिया करें, जिससे क्या होगा कि बच्चे की उंगलियां भी औजारों से वाकिफ हो जाता है। ठीक है, और थोड़ा सा क्या करते हैं, वो अपने सारे हिंदुस्तानी से थोड़ा अलग समझते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हो अपने आप को बड़ा समझते हैं। फिर देखिए, एक दिन का वाक्य है कि ड्राइंग रूम में सेन साहब के कुछ दोस्त बैठे गप सब कर रहे थे। उनमें एक साहब साधारण हैसियत के अखबार नवीस थे और सेनों के दूर के रिश्तेदार भी होते थे। साथ में उनका लड़का भी था, जो था तो खोखा से छोटा पर बड़ा समझदार और होनहार मालूम पड़ता था। किसी ने उसकी कोई हरकत देखकर उसकी कुछ तारीफ कर दी और उन साहब से पूछा कि बच्चा स्कूल तो जाता ही होगा। इसके पहले कि पत्रकार महोदय कुछ जवाब देते, सेन साहब ने शुरू किया, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। और वे ही बातें दोहराते वे थकते नहीं थे। पत्रकार महोदय चुप मुस्कुराते रहे। जब उनसे फिर पूछा गया कि अपने बच्चे के विषय में उनका क्या ख्याल है, तब उन्होंने कहा, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इस उत्तर के शिष्ट और प्रच्छंद व्यंग पर ऐंठ कर रह गए। जब उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहते हैं और बिजनेसमैन बनना चाहते हैं अपने हिसाब से, तो इन्होंने खुद उन्हीं प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने बच्चे को यह जेंटलमैन और पूरी आज़ादी दे रहा है। बाकी यह भी कह रहा है कि हम जेंटलमैन बनना चाहते, जेंटलमैन, और बाकी वह जो बने उनकी मर्जी, उन्हें पूरी आज़ादी रहेगी। ठीक है,
तभी बाहर शोरगुल सुनकर सेन साहब उठने लगे तो उनके मित्रों ने भी जाने की इच्छा प्रकट की और उन्हीं के साथ बाहर आए। बाहर सेन का शोफर एक औरत से उलझ रहा था। औरत के पास एक 5-6 साल का बच्चा खड़ा था। उसे वह रोकने की कोशिश कर रही थी क्योंकि बच्चा बार बार शोफर की ओर झपटता था। सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। शोफर ने साहब की ओर बढ़कर अदब के साथ कहा, देखिए साहब, मदन गाड़ी को छू रहा था, गाड़ी गंदी हो जाती। मैंने मना किया तो लगा कहने जा, तो मैंने उसे पकड़ कर अलग कर दिया। इस पर मुझको मारने दौड़ा। अब उसकी माँ भी आकर खामखा मुझसे उलझ रही है। मदन की माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन सेन साहब के सटे होठों को देखकर चुप रह गई। सेन साहब ने बड़े संयत पर कठोर स्वर में कहा, मदन की माँ, मदन को ले जाओ और देखना वह फिर ऐसी हरकत ना करे मदन की माँ अपने बच्चे के बाएं घुटने से निकलते हुए खून को पोंछती हुई चली गई। ड्राइवर ने शायद धकेल दिया था और वह गिर पड़ा था, लेकिन एक मामूली किरानी के बेटे को सेन साहब के ड्राइवर ने धक्का दे दिया और उससे चोट आ गई। तो आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? ठीक उसी वक्त मोटर के पीछे खट खट की आवाज़ सुनकर सेन साहब लपके, शोफर भी दौड़ा और लोग सीढ़ियों से उतरकर अपनी अपनी गाड़ी की ओर चले। सभी ने देखा सेन साहब खोखा को गोद में लेकर उसे हल्की मुस्कुराहट के साथ डांट रहे हैं और मोटर की पिछली बत्ती का लाल शीशा चकनाचूर हो गया है। सेन साहब ने मित्रों को संबोधित करते हुए कहा, देखा आप लोगों ने, बड़ा शरारती हो गया है कासू। मोटर के पीछे हरदम पड़ा रहता है। उसके कलपुर्जों में इसको अभी से इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं। शायद देखना चाह रहा था कि आखिर इस बत्ती के अंदर है क्या। अब सोचो, बच्चा गलती क्या उनको तोड़ दिया तो उनको किस प्रकार से मैनेज करता है। उसके बाद सेन साहब खोखा को जमीन पर रखकर अपने दोस्तों के साथ उनकी कार की ओर चले। उन्होंने अपने मित्रों की भाव भंगिमा देखी नहीं, देखते भी तो कुछ समझ पाते। इसमें शक ही था कि मिस्टर सिंह अपनी कार के पास पहुंचे और सेन साहब को नमस्कार कर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़े और फिर रुक गए। उनकी निगाह अचानक ही अगले चक्के पर गई थी। उन्होंने नज़दीक जाकर देखा और परेशानी की हालत में खड़े हो गए। टायर बिल्कुल बैठ गया था, शायद पंक्चर हो गया था। सेन साहब भी आगे बढ़ आए और कुछ झिझकते हुए बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कासू ने हवा निकाल दी हो। ड्राइवर, जरा दूसरे चक्के को भी देख लो और पंप ले आकर हवा भर दो और यहाँ कुर्सियाँ लाइन में लगवा दो, तब तक हम यहाँ बैठते हैं। ड्राइवर ने एक कार का चक्का लगाकर सूचना दी कि दूसरी ओर के पिछले चक्के की भी हवा निकाली हुई है। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, शोफर ने बताया और पंप लाने चला गया। मुखर्जी साहब की गाड़ी सकुशल थी और वह अपने और पत्रकार महोदय के परिवार के साथ चलते बने। सेन साहब और मिस्टर सिंह लाइन की कुर्सियों पर बैठकर बातें करते रहे।
बातें करते रहे। बातों के सिलसिले में ही सेन साहब ने बतलाया कि कासू ने इधर चक्कों से हवा निकालने की हिम्मत जान ली थी और मौका मिलते ही शरारत कर गुजरता था। उनका अपना ख्याल था। उनकी इन हरकतों को देखकर तो यह साफ मालूम होता है कि इंजीनियरिंग में उसकी दिलचस्पी है। इसी तरह की दूसरी बेमतलब की बातें होती रही जब तक कि चक्कों में पंप नहीं हो गया और मिस्टर सिंह रुखसत नहीं हो गए। सेन साहब अंदर लौटे तो बैरा को मदन के पिता गिरधर लाल को, जो अपनी फैक्ट्री में किरानी था और आटे के एक कोने में आउट हाउस में रहता था, बोला लाने का हुक्म दिया। गिरधर आया और सेन साहब के सामने सिर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे खून के जुर्म में कैदी जज के सामने खड़ा हो। सेन साहब ने ठंडी बेलोस आवाज में कहना शुरू किया, देखो गिरधर, देखो गिरधर, मदन आजकल, क्या कहता है, देखो गिरधर, मदन आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूं। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी और झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर लाल कभी कभी जी कर देता था। सेन साहब का भाषण जारी था। उसकी हालात क्या होती है तुम जानते ही हो। उसे संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा, तुम जा सकते हो। इतना कर करके मदन को वहाँ से, गिरधर को वहाँ से जाने का इजाज़त मिल गया और वह कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है। उस रात गिरधर लाल के क्वार्टर से आते हुए मदन के चित्कार से सेनों का आरामदेह शयनगार गूंज गया। आराम में खलल पड़ने से कुछ झुंझलाकर पिता सेन ने धर्मपत्नी बड़ी समझदारी की बात कही। गिरधर खुद समझदार आदमी है, उसकी बीवी ने ही लड़के को बिगाड़ दिया है। मदन की यही दवा है। मेरी तो तबीयत हुई थी कि कमबख्त की खाल उधेड़ दूं। गिरधर ने ऐसी ही कड़ाई जारी रखी तो शायद ठीक हो जाए। स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। माता सेन की नींद उचट गई थी। उन्हें मदन की कातर चिल्लाहट से ज़्यादा अपने पति की बकबक पर खींच आ रही थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी खींच मदन पर ही उतारी। कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। मदन का आर्त रुदन रुक गया था। खैरियत थी, उसकी सिसकियां सेनों के शयनगार तक नहीं पहुंच सकती थी। लेकिन दूसरे दिन तो बिल्कुल बेढब मामला हो गया। शाम के वक्त खेलता कूदता खोखा बंगले के अहाते की बगल वाली गली में जा निकला। वहां धूल में मदन पड़ोसियों के आवारा गर्द छोकरे के साथ लट्टू नचा रहा था। खोखा ने देखा तो उसकी तबीयत मचल गई। हंस
कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यहाँ हंस, खोखा और कौवे मदन को कहा जा रहा है, लेकिन आदत से लाचार उसने बड़े रौब के साथ मदन ने कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। दूसरे लड़कों को कोई खास उज्र नहीं थी कि वे खोखा को अपनी जमात में लेने का फायदा को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे, पर उनके अपमानित प्रताड़ित लीडर मदन को यह बात कब मंजूर हो सकती थी। उसने छूटते ही जवाब दिया, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला है भी लट्टू तेरे, जा अपने बाबा की मोटर पर बैठ। कासू तेज में आ गया, गुस्सा में आ गया। वह इसी उम्र में नौकरों पर, अपनी बहनों पर हाथ चला देता था, और क्या मजाल कि उसे कोई कुछ कर दे। उसने आव देखा न ताव मदन को एक गुस्सा रसीद कर दिया। अब मदन भी कहाँ मानने वाला था। चोर गुंडा डाकू होने वाला मदन भी कब मानने वाला था। वह झट कासू पर टूट पड़ा। दूसरे लड़के जरा हट कर इस द्वंद्व युद्ध का मजा लेने लगे, लेकिन यह लड़ाई हड्डी और मांस की, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई थी। आहटे में यही लड़ाई हुई रहती तो कासू शेर हो जाता। वहां से तो 1 मिनट बाद ही वह रोता हुआ जान लेकर भाग निकला। महल और झोपड़ियों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे पड़ोसी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। लेकिन बच्चों को इतना अकल कहाँ। उन्होंने न तो अपना दुर्मन्य लीडर की मदद की और न अपने माता पिता के मालिक के लाडले की ही। हाँ, लड़ाई खत्म हो जाने पर तुरंत ही सामते हुए तितर बितर हो गए, सब अलग अलग हो गए। मदन घर नहीं लौटा, लेकिन जाता ही कहा 8-9 बजे तक इधर उधर मारा फिरता रहा। फिर भूख लगी तो गली के दरवाजे से आहिस्ता आहिस्ता घर में घुसा। उसके लिए मार खाना मामूली बात थी। डर था तो यही कि आज मार और दिनों से भी बुरी होगी, लेकिन उपाय ही क्या था। वह पहले रसोई में घुसा। माँ नहीं थी। बगल के सोने वाले कमरे से बातचीत की आवाज आ रही थी। उसने इत्मीनान के साथ भर पेट खाना खाया और फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर की बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे बड़ा तज्जुब हुआ। उसके बाबू गरज तरस नहीं रहे थे। उसकी अम्मा ने कोई बात पूछी जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने जिसे वह ठीक से सुन नहीं सका, तो उसके बाबू ने झल्लाकर कहा, अरे भाई बतलाया तो। साहब ने सिर्फ यही कहा, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना, अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन के काम की कोई बात न हो रही थी। उसकी सजा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पांव बरामदे में रखी चारपाई की तरफ सोने के लिए चला तो अंधेरे में उसका पैर लोटे से लग गया। लोटे की ठन ठन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकल आया। मदन की अम्मा भी उसके साथ थी। मदन चौंक कर घुमा और मार खाने की तैयारी में आ छाती को अपने हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था। बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर
निस्सहाय निष्ठुरता के साथ मदन की ओर बढ़ा। मदन ने अपने दांत भींच लिए। गिरधर मदन के बिल्कुल पास आ गया था कि अचानक वह ठिठक गया। उसके चेहरे से नाराजगी का बादल हट गया। उसने लपक कर मदन को हाथों में उठा लिया। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं उसके पिता ने कब उसे इस तरह प्यार किया था। अगर कभी किया था तो गिरधर उसी बेपरवाही उल्लास और गर्व के साथ बोल उठा जो किसी के लिए भी नौकरी से निकाले जाने पर ही मुमकिन हो सकता है। शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है और एक तू है। बे खोखा के दो दांत तोड़ डाले। हा हा और हंसने लगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। और मैं आपसे फिर कहना चाहूँगा, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बताइए अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं 11, 12, 9, 10 या 8 किसी भी क्लास की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं 12 तक की, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको जनवरी से लाइव भी आएंगे। प्रयास करेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से और ऑल सब्जेक्ट आपको अच्छे से बताया जाए। इसके लिए आपकी ज़रूरत आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाने का प्रयास कीजिए। और ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।